प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10th का अध्याय 16वां प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह अध्याय बहुत छोटा है और बेसिक है समझने के हिसाब से। ठीक, चलो बने रहिए मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं समझाता हूँ, मेरे साथ साथ अपने अध्याय को समझते रहिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए और जीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, अन्य जीवन, वन्य जीवन, वन। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार समाप्य संसाधन और असमाप्य, मतलब जो समाप्त होने वाले, ये बहुत सीमित मात्रा में और समाप्त हो सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और समाप्य ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वे समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण वायु। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम हैं। गंगा कार्य परियोजना, ये कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक। जल का पीएच जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जाता है, अर्थात पीएच स्केल से। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है, आंत्र में की उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर। बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से ये प्रश्न जरूर आएगा आपके, ये जरूर आप अभी से ध्यान में रखना। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर के नियम क्या है और 3 आर के बारे में बताइए। एक तो है कम करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना, टपकते नल को ठीक करना, आहार भोजन को न फेंकना। चक्रण, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना। जैसे अखबार को आपने देखा होगा, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसमें बहुते सामग्रियां प्रदान की जाती है, तो वह भी उसका एक पुनः उपयोग है। पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। संपोषित विकास, संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। अर्थात हमें यह सोचना है कि हमें संसाधनों को बचाना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह उपयोगी हो। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो। वन एवं वन्य जीवन संरक्षण, वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व नष्ट हो सकता है। जैव विविधता, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाले विविध स्पीशीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। जैव विविधता से तात्पर्य किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या है जो उस क्षेत्र में पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। उसमें
पुष्पी पादप है, पक्षी है, कीट है, सरीसृप, जीवाणु आदि आते हैं। तप्त स्थल ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। दावेदार ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता। स्थानीय लोग सरकारी वन विभाग, उद्योगपति और वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी। स्थानीय लोग है अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित। सरकारी वन विभाग सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। जैसे एरिया क्षेत्र आपने सुना है, एरिया व सरकारी क्षेत्र में ही आता है, जो एक तरह से आरक्षित है। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। एक तो है खेजरी वृक्ष। अमृता देवी विश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में, उस गांव का नाम है खेजड़ली, खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जरूर आते हैं। और 2 नंबर है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिला उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे। महिला पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। ये चिपको आंदोलन। 3 नंबर पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने शहीद हुए साल के वृक्षों को अराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। सभी के लिए जल। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए, जैसे टिहरी बांध नदी भागीरथी गंगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर। बांधों के लाभ। बांध बनाने से क्या क्या लाभ है उनके बारे में है। सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। सिंचाई के लिए एक तो पर्याप्त जल की मात्रा सुनिश्चित करता है और विद्युत उत्पादन में बांध सहायक है और क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना बांधों से होता है। बांधों से हानियाँ। बांधों से एक तो सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता, ये एक तो हानि है। अब पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरण में वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। और आर्थिक समस्याएं, जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है, इसमें ये आर्थिक समस्या है। बोर्ड में ऐसे सवाल आता है, बांधों से होने वाले लाभ एवं हानियों के बारे में समझाइए या लिखिए। तो उसमें आपको ये जो बांध से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में यहाँ तक लिखना है।
जल संग्रहण, इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण मेरा नेटवर्क चालू रहने से बीच में कॉल आ गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके, तकनीक और राज्य। खादीन बड़े पात्र नाड़ी, राजस्थान बंदारस एवं ताल, महाराष्ट्र में बंथीस, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आहार पाइन, बिहार में एरिस, तमिलनाडु कुल्हे, हिमाचल प्रदेश बावड़ी, दिल्ली। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, पानी का वाष्पशील नहीं होना, यह कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है, यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण को सुरक्षित रहता है, अर्थात जो भी जंतुओं का अपशिष्ट है उससे यह प्रदूषित नहीं होता है। यह है भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ। अब यह कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण, कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक ही मिलेगा। इस तरीके से इसकी खपत होगी तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वाहनों में अन्य जैसे सोलर ऊर्जा, अन्य ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इसको लगातार बनाए रखा तो ये जरूर समाप्त हो जाएंगे। इसके उचित रखरखाव की व्यवस्था होनी आवश्यक है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां, 1 नंबर वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। 2 नंबर बीमारियां, यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है जो और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है। वैश्विक उष्मण, जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस हैं और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर विश्व पर तापमान का खतरा ज़्यादा, क्योंकि यह तापमान अत्यधिक बढ़ता है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। ये समाप्य और सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और उसमें कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनको स्विच बंद करें। घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अपना निजी वाहन में अत्यधिक वाहन होंगे तो उसमें तेल की खपत भी अधिक होगी, ईंधन की। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना। जहाँ हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करना। इसी के साथ में
हमारा अध्याय 16वां समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा और हमारे विज्ञान के सभी चैप्टर कंप्लीट हुए। और आप लोग मेरे इस चैप्टरों को बार बार रिवाइज करते रहिए। क्लास 10th साइंस की प्लेलिस्ट में सभी अध्याय जोड़े हुए हैं जो आपके विज्ञान विषय में बहुत हेल्पफुल होगी और आप इनको बार बार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। मैं प्रकाशन पातलिया। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।